आज हम डिजिटल जासूसी की दुनिया में उतर रहे हैं। सोचिए, एक कंपनी को शक है कि उसके एक कर्मचारी ने क्लाइंट्स का सारा जरूरी डेटा चुरा लिया है। सबूत के तौर पर उनके पास सिर्फ उस कर्मचारी का लैपटॉप है। अब सवाल ये है कि इस लैपटॉप से सच कैसे निकाला जाए। यहीं पर ऑटोप्सी जैसा एक टूल, मतलब ऑटोप्सी, वो सामने आता है। हमारे पास एक गाइड है जो इस टूल के बारे में बताती है, और आज हम इसी की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस डिजिटल पहेली को कैसे सुलझाया जा सकता है। और ये जो सिनेरियो है ये आज के दौर में बहुत आम हो गया है। कॉर्पोरेट जासूसी से लेकर आपराधिक मामलों तक सबूत अब वो कागज की फाइलों में नहीं मिलते। अब वो हार्ड ड्राइव और फोन में छिपे होते हैं। बिल्कुल। और ऑटोप्सी जैसे टूल्स इन डिजिटल सुरागों को सामने लाने में माहिर हैं। ये एक तरह से डिजिटल दुनिया के मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो चलिए इस मैग्नीफाइंग ग्लास को उठाते हैं। गाइड कहती है कि ऑटोप्सी असल में द स्लूथ किट के ऊपर बना एक ग्राफिकल इंटरफेस है। अभी स्लूथ किट ये क्या चीज है? सुनने में तो काफी गंभीर लगता है। ये है भी। देखिए, द स्लूथ किट कमांड लाइन टूल्स का एक बहुत ही शक्तिशाली कलेक्शन है। इसे दुनिया भर के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कमांड लाइन के साथ एक मुश्किल है कि उसे चलाना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल। उसे चलाना हर किसी के बस की बात नहीं। आपको सटीक कमांड्स पता होने चाहिए। एक छोटी सी गलती और सब गड़बड़ हो सकता है। ऑटोप्सी इसी मुश्किल को हल करता है। वो द स्लूथ किट के शक्तिशाली इंजन को लेता है और उसके ऊपर एक आसान क्लिक करने वाला डैशबोर्ड बना देता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कमांड लाइन की सारी ताकत मिल रही है, लेकिन उसकी जटिलता और मतलब गलतियों के खतरे के बिना। हाँ, ये तो बहुत स्मार्ट डिजाइन है। तो क्या यही वजह है कि ये इतना लोकप्रिय है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन कुछ और वजह भी हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब ये पूरी तरह से मुफ्त है? पूरी तरह से। आपको हजारों डॉलर के लाइसेंस खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी, चाहे वो एक स्टूडेंट हो या एक छोटी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, इसे डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। अक्सर जो चीजें मुफ्त होती हैं या यूजर फ्रेंडली होती हैं, वे उतनी शक्तिशाली नहीं होती जितनी कि प्रोफेशनल महंगी चीजें। क्या ऑटोप्सी के साथ भी ऐसा ही है? क्या इसकी आसानी इसकी ताकत को कहीं कम तो नहीं कर देती? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है नहीं। क्योंकि जैसा मैंने कहा, इसका इंजन वही द स्लूथ किट है जिस पर बड़े-बड़े प्रोफेशनल्स भरोसा करते हैं। इसकी आसानी इसकी कार्यक्षमता से कोई समझौता नहीं करती। बल्कि इसका एक और फायदा है, वो है इसकी कम्युनिटी का सपोर्ट। अच्छा। क्योंकि ये ओपन सोर्स है, तो दुनिया भर के डेवलपर्स और यूजर्स इसमें लगातार नई चीजें जोड़ते रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और इसे बेहतर बनाते रहते हैं। आपको किसी कंपनी के कस्टमर सपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। समझ गए। तो ये एक तरह से क्राउड सोर्स्ड पावर टूल है। ठीक है, तो वापस हमारे केस पर आते हैं। हमारे पास संदिग्ध कर्मचारी का लैपटॉप है। अब हमें ऑटोप्सी का इस्तेमाल करके जांच शुरू करनी है। तो गाइड कहती है कि प्रक्रिया काफी सीधी है। हाँ, आपको टूल डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और फिर सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है एक नया केस बनाना। आप इसे क्रिएट न्यू केस से शुरू करते हैं। गाइड में केस का नाम, डायरेक्टरी, जांचकर्ता का नाम, ये सब चीजें भरने के बारे में बताया गया है। क्या ये सिर्फ रिकॉर्ड रखने के लिए? ये उससे कई ज्यादा है। देखिए, फोरेंसिक्स में हर कदम का दस्तावेजीकरण, मतलब डॉक्यूमेंटेशन, बहुत जरूरी होता है। ये केस फाइल आपकी पूरी जांच का एक कंटेनर बन जाती है। आपने कौन सी डिस्क इमेज का विश्लेषण किया, आपको क्या मिला, आपने कौन से कीवर्ड खोजे, सब कुछ उसमें दर्ज होता है, ताकि आपकी जांच पर कोई सवाल ना उठा सके। बिल्कुल। और जरूरत पड़ने पर इसे अदालत में भी सही माना जाए। ये प्रक्रिया उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि खुद सबूत। ये तो बहुत अहम बात है। केस बनाने के बाद हम उसमें उस लैपटॉप की हार्ड ड्राइव की एक कॉपी, जिसे डिस्क इमेज कहते हैं, उसको डेटा सोर्स के तौर पर जोड़ देंगे। और फिर असली काम शुरू होगा। तो एक बार डेटा लोड हो जाने के बाद एक जासूस के तौर पर हमारा पहला कदम क्या होगा? मुझे लगता है कि उस कर्मचारी ने सबसे पहले इंक्रिमिनेटिंग फाइल्स को डिलीट किया होगा। बिल्कुल, ज्यादातर लोग यही करते हैं। और यहीं पर ऑटोप्सी का पहला जादू सामने आता है, फाइल रिकवरी। ज्यादातर लोगों को लगता है कि रिसाइकल बिन खाली करने का मतलब है कि फाइल हमेशा के लिए चली गई, लेकिन ऐसा है नहीं। एक मिनट, तो एम्प्टी रिसाइकल बिन असल में एक धोखा है? तो फिर डेटा जाता कहाँ है? जब आप कोई फाइल डिलीट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम असल में उस डेटा को मिटाता नहीं है। वो बस उस जगह को जहां डेटा स्टोर था
खाली या अवेलेबल के तौर पर मार्क कर देता है। अच्छा। डेटा तब तक वहीं पड़ा रहता है जब तक कि कोई नई फाइल आकर उसकी जगह ना ले ले। ऑटोप्सी का फाइल एनालिसिस मॉड्यूल डिस्क के इन खाली हिस्सों को स्कैन करके उन डिलीट की गई फाइलों को ढूंढ निकालता है। तो हमारे केस में हो सकता है कि हमें क्लाइंट डेटा वाली वो एक्सेल शीट मिल जाए जिसे कर्मचारी ने सोचा था कि उसने हमेशा के लिए डिलीट कर दिया है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा संभावना है। ये तो कमाल है। मतलब हमें वो सबूत मिल सकता है जिसे मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी। ठीक है, मान लीजिए हमें कुछ डिलीट की हुई फाइलें मिल गईं। अब हमें ये जानना है कि ये सब हुआ कब, घटनाओं का क्रम क्या था। अब आप एक असली जांचकर्ता की तरह सोच रही हैं, और इसके लिए ऑटोप्सी में एक बहुत शक्तिशाली फीचर है, टाइमलाइन एनालिसिस। टाइमलाइन एनालिसिस। हाँ, ये सिर्फ फाइलों की एक लिस्ट नहीं दिखाता, ये हर डिजिटल गतिविधि को समय के हिसाब से एक लाइन में लगा देता है। कौन सी फाइल कब बनाई गई, कब खोली गई, कब बदली गई, और हाँ, कब डिलीट की गई। तो ये हमें कहानी बता सकता है। ये आपको पूरी कहानी दिखा सकता है। सोचिए, हमारी कॉर्पोरेट जासूसी वाले मामले में टाइमलाइन ये दिखा सकती है कि कर्मचारी ने रात के 2 बजे कंपनी के सर्वर से सीक्रेट क्लाइंट लिस्ट .xl LSX नाम की फाइल डाउनलोड की। रात के 2 बजे? हाँ, फिर 2.05 पर एक USB ड्राइव को लैपटॉप से कनेक्ट किया, 2.06 पर उस फाइल को USB में कॉपी किया और 2.10 पर ओरिजिनल फाइल को लैपटॉप से डिलीट कर दिया। ये टाइम स्टैम्प सिर्फ डेटा नहीं है, ये इरादे का सबूत बन जाते हैं। वाह, ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा है। अब हमारे पास एक डिलीट की हुई फाइल है और एक टाइमलाइन भी जो गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रही है। अब क्या लैपटॉप में तो हजारों फाइलें होंगी, हमें काम की जानकारी कैसे मिलेगी? इसके लिए हम कीवर्ड सर्चिंग का इस्तेमाल करेंगे। कीवर्ड सर्चिंग? हाँ, मान लीजिए हमें शक है कि डेटा प्रोजेक्ट अल्फा से जुड़ा था। हम प्रोजेक्ट अल्फा को कीवर्ड बनाकर पूरे डेटा सोर्स में सर्च कर सकते हैं। ऑटोप्सी सिर्फ फाइल के कंटेंट में ही नहीं, बल्कि डिलीट की गई फाइलों, ईमेल, चैट लॉग्स और यहां तक कि वेब हिस्ट्री में भी इस कीवर्ड को खोजेगा। ये तो घास के ढेर में से सुई खोजने जैसा है। बिल्कुल, बस फर्क यह है कि आपके पास एक बहुत शक्तिशाली चुंबक है। और इससे हमें उस कर्मचारी की दूसरी गतिविधियों का भी पता चल सकता है, जैसे कि वो इंटरनेट पे क्या कर रहा था। गाइड में वेब आर्टिफैक्ट्स एनालिसिस का भी जिक्र है। हाँ, और ये अक्सर सोने की खान साबित होता है। ये मॉड्यूल आपको ब्राउजिंग हिस्ट्री, बुकमार्क्स, डाउनलोड की गई फाइलें और वेबसाइटों के कैश्ड वर्जन दिखा सकता है। तो हमारे केस में हम देख सकते हैं कि क्या कर्मचारी ने डेटा चुराने से ठीक पहले किसी प्रतियोगी कंपनी की वेबसाइट देखी थी। बिल्कुल, या क्या उसने हाउ टू वाइप अ हार्ड ड्राइव जैसा कुछ गूगल पर सर्च किया था। मुझे एक पुराना केस याद आ रहा है जहां हमें लगा था कि सारे सबूत मिटा दिए गए हैं, लेकिन वेब आर्टिफैक्ट्स एनालिसिस से हमें ब्राउज़र के कैश में एक डिलीट की हुई तस्वीर का एक छोटा सा थंबनेल मिल गया था, और वही उस केस का सबसे बड़ा सुराग बन गया था। बेहतरीन उदाहरण है। कभी-कभी ये छोटे-छोटे डिजिटल टुकड़े ही पूरी कहानी बयान कर देते हैं। तो ये तो हुए बुनियादी टूल्स, लेकिन गाइड कुछ एडवांस्ड फीचर्स की भी बात करती है, जैसे रजिस्ट्री एनालिसिस। ये क्या है और हमारे केस में कैसे मदद कर सकता है? विंडोज रजिस्ट्री ये ऑपरेटिंग सिस्टम का दिमाग है। नहीं, दिमाग और डायरी दोनों है। इसमें हर चीज का रिकॉर्ड होता है। कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल किए गए, कौन से USB डिवाइस कब कनेक्ट हुए, कौन सी फाइलें हानि में खोली गईं। अच्छा। हमारे केस में रजिस्ट्री एनालिसिस से हम ये पक्का कर सकते हैं कि रात 2:05 पर जो USB ड्राइव कनेक्ट हुई थी उसका सीरियल नंबर क्या था। तो अगर हमें बाद में वो USB ड्राइव मिल जाती है तो ये एक मजबूत कनेक्शन स्थापित करता है। और ईमेल एनालिसिस, मुझे लगता है ये तो काफी सीधा साधा होगा। हाँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ईमेल अक्सर औपचारिक संचार का रिकॉर्ड होते हैं। ऑटोप्सी ईमेल फाइलों को जैसे .pst या .mbox फाइलों को खोलकर हर ईमेल को अलग अलग दिखा सकता है। हम ये देख सकते हैं कि क्या कर्मचारी ने गोपनीय फाइलें अपनी पर्सनल ईमेल आईडी पर भेजी थी या किसी प्रतियोगी को। इसमें अटैचमेंट्स का विश्लेषण भी शामिल है। ठीक है, अब आते हैं एक ऐसे फीचर पर जो सुनने में सबसे ज्यादा तकनीकी लगता है, हैश सेट एनालिसिस। गाइड इसे डिजिटल फिंगरप्रिंट कहती है। इसे आसान शब्दों में कैसे समझाएंगे? इसे ऐसे समझिए कि आप हजारों लोगों की भीड़ से भरे एक स्टेडियम में हैं और आपको सिर्फ उन लोगों को ढूंढना है जिन्हें कोई नहीं जानता या जो संदिग्ध हैं। अब आप एक एक करके सबसे तो पूछ नहीं सकते, तो आप क्या करते हैं? आपके पास पहले से ही पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और इवेंट स्टाफ जैसे सभी ज्ञात लोगों के चेहरों की एक लिस्ट है।
आप एक खास चश्मे से देखते हैं जो इन सभी ज्ञात चेहरों को तुरंत अनदेखा कर देता है। अब आपको भीड़ में सिर्फ अजनबी चेहरे दिखाई दे रहे हैं जिन पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अच्छा, तो हैश सेट्स वही ज्ञात चेहरों की लिस्ट है। बिल्कुल। हर फाइल का एक अनूठा डिजिटल फिंगरप्रिंट होता है जी। जिसे हैश कहते हैं। हमारे पास विंडोज की सभी सिस्टम फाइलों जैसी ज्ञात अच्छी फाइलों और जाने माने वायरस और मैलवेयर जैसी ज्ञात बुरी फाइलों के हैश की लिस्ट होती है। जब हम ऑटोप्सी में हैश एनालिसिस चलाते हैं तो ये तुरंत लाखों सिस्टम फाइलों को, मतलब ज्ञात चेहरों को, जांच से बाहर कर देता है। तो हमारा ध्यान सिर्फ उन फाइलों पर जाता है जो या तो संदिग्ध हैं या इस सिस्टम के लिए अनोखी हैं। बिल्कुल। वाह, ये तो जांचकर्ता का सबसे कीमती रिसोर्स बचा रहा है, समय और ध्यान। आपको हजारों सिस्टम फाइलों में अपना सिर नहीं खपाना पड़ता। ये सच में बहुत स्मार्ट है। तो इन सब तकनीकों का इस्तेमाल करके हम अपने केस में काफी कुछ साबित कर सकते हैं। हाँ, आप एक पूरी कहानी बना सकते हैं सबूतों के साथ। और अंत में ऑटोप्सी आपको एक विस्तृत रिपोर्ट बनाने की सुविधा भी देता है जिसे आप HTML या PDF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा। इस रिपोर्ट में आपके सभी निष्कर्ष, बुकमार्क किए गए सबूत और टाइमलाइन शामिल होती है, जिसे किसी ऐसे व्यक्ति को भी आसानी से समझाया जा सकता है जिसे तकनीक की गहरी समझ ना हो, जैसे कि मैनेजमेंट या वकील। तो गाइड के सुझावों पर आते हैं। अपनी प्रक्रिया को लिखो, अपडेट रहो और अभ्यास करो। ये सब एक अच्छा डिजिटल जासूस बनने के लिए जरूरी लगता है। बेहद जरूरी। दस्तावेजीकरण आपकी विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। अपडेट रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपराधी हमेशा नए तरीके खोजते रहते हैं और आपको उनसे एक कदम आगे रहना होता है। और अभ्यास ही एक शौकिया और एक पेशेवर के बीच का फर्क तय करता है। ऑनलाइन कई प्रैक्टिस डिस्क इमेज मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके कोई भी अपने कौशल को निखार सकता है। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऑटोप्सी जैसे टूल ने डिजिटल फोरेंसिक्स के शक्तिशाली क्षेत्र को सबके लिए खोल दिया है। ये महंगा नहीं है, इसे सीखना मुश्किल नहीं है और ये बेहद ताकतवर है। ये किसी को भी हमारे डिजिटल युग में एक महत्वपूर्ण कौशल सीखने का मौका देता है। सही कहा। ये गाइड हमें डेटा रिकवर करने और गतिविधियों का विश्लेषण करने के तरीके सिखाती हैं, लेकिन ये हम सबके लिए एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। हम हर दिन अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधियों से कौन सा स्थायी डिजिटल निशान बना रहे हैं और किसके पास उस कहानी को फिर से बनाने के लिए उपकरण और कौशल हैं? पर ऑटोप्सी दिखाता है कि ये उपकरण और कौशल अब कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा सुलग है।